फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर है एयर मास, और एयर मास में अब तक हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर 2 का वीडियो है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे कि वायु राशि जो होती है उसके उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं। साथ ही ये जानेंगे कि वायु राशि का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसका बेस क्या है, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन जो है वही सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि इसको क्लासीफाई करना ही मुश्किल काम होता है और इसी में आकर के आगे स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वायु राशि के उत्पत्ति के क्षेत्र। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि वायु राशि किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि वायु राशि क्या है कि वो वायु का एक पुंज होती है ना। वायु का एक बड़ा सा मास होता है जिसमें लंबवत रूप में या क्षैतिजवर्ती दोनों रूपों में क्या होता है कि तापमान और आर्द्रता जो है, उसकी आर्द्रता भी क्या विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी वो समान होती है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एयर मासेस जो होते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि उसके उत्पत्ति की कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसके उत्पत्ति क्षेत्र यानी कि सोर्स रीजन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एयर मासेस के सोर्स रीजन कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड में जो है वो 6 उत्पत्ति के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र यानी कि 6 जो है सोर्स रीजन एयर मासेस के बताए गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, ध्रुवीय सागरीय भाग। ये ध्रुवीय सागरीय भाग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अटलांटिक और उत्तरी पैसिफिक ओशन का भाग, जहां शीतकाल में वायु राशियां पैदा होती है। दूसरा क्या है, ध्रुवीय तथा महाद्वीपीय आर्कटिक महाद्वीपीय भाग। इसके अंतर्गत क्या आएगा, यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग और आर्कटिक प्रदेश, यहाँ भी शीतकाल में ही वायु राशियां की उत्पत्ति होती है। तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय सागरीय भाग। वो सागरीय भाग जो उष्णकटिबंध में स्थित हैं। यहाँ क्या है, शीत एवं ग्रीष्मकाल दोनों, शीत और ग्रीष्मकाल दोनों में वायु राशियों की उत्पत्ति होती है और ये प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र है। चौथा क्या है, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। इसमें ग्रीष्मकाल में वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका, एशिया और यूएसए के मिसिसिपी घाटी को सम्मिलित किया गया है। पांचवा क्षेत्र क्या है, देख लीजिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यापारिक हवाओं के बीच में जो भूमध्य रेखीय पेटी स्थित है वो उत्पत्ति क्षेत्र है, जहां सालों भर क्या है एयर मासेस की उत्पत्ति होती रहती है। छठा क्षेत्र जो है 6 नंबर में वो हमारा मानसूनी क्षेत्र यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, हमारा भारत उसी के अंतर्गत आता है। भारत में जो मानसूनी हवाएं इन करती हैं वो एयर मासेस ही है एक टाइप की। तो आगे हम लोगों ने समझ लिया कि सोर्स रीजन ऑफ एयर मासेस कौन कौन से हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पर किया गया है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन के लिए जो है सबसे पहला बेस जो लिया गया है वो है हमारा अक्षांश। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है ना। तो ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड करने वाली 20 की ये भूमध्य रेखा। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर हम जानते हैं कि क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, उष्णकटिबंध। और ऊपर का भाग जो होता है वो कहलाता है पोलर आर्कटिक जोन, ध्रुवीय प्रदेश, और बीच का जो वो शीतोष्ण कहलाता है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से क्या होता है कि जो शीतोष्ण कटिबंध जो बीच में स्थित होते हैं वो ऊपर नीचे घसकते रहते हैं। इसीलिए स्कॉलर्स ने क्या किया कि जब क्लासिफिकेशन किया एयर मासेस का तो शीतोष्ण प्रदेश को किनारे कर दिया और इसका 2 इंपॉर्टेंट बेस बनाया। एक बनाया पोलर पी वाला रीजन और दूसरा बनाया ट्रॉपिकल यानी कि टी वाला रीजन, ठीक है। तो इसके क्लासिफिकेशन का सबसे पहला आधार क्या हुआ, अक्षांश। तो अक्षांश में 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक ट्रॉपिकल जिसको टी से इंडिकेट किया जाता है और दूसरा है पोलर जिसको पी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में उतरेंगे हम। तो दूसरा विभाजन का जो आधार है, जो बेस है, वो है हमारा जो अर्थ है, जो मैंने रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ पढ़ाया था। तो रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ जो है उसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। कौन कौन से, देखिए, ये हमारे ग्लोब पे देखिए, ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये है हमारा ओशन पार्ट्स और ये जो कलरफुल दिख रहा है ये हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट्स। यानी रिलीफ फीचर हमारे अर्थ के ग्लोब के फीचर्स पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा है क्या, महासागर, ओशन।
तो दूसरा जो आधार बनाया गया वो बनाया गया था महाद्वीपीय और महासागरीय। तो इसको डिनोट किया जाता है सी से, सी फॉर कॉन्टिनेंटल और एम फॉर मैरीटाइम, मैराइन नहीं बल्कि मैरीटाइम यानी कि महासागरीय। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें दो वर्ड और यूज़ किए जाते हैं, के और डब्ल्यू। इसको समझ लेते हैं। कोई भी वायु राशि जो है पैदा हुई किसी भी स्थान पर, फॉर एग्जाम्पल एक वायु राशि है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो पैदा हुई है, तो अब वो उड़ती हुई वायु राशि क्या हुआ, आगे बढ़ी और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जो ठंडा था। हाँ, शीतोष्ण कटिबंध में पहुंची, वहाँ बर्फ़ जमी हुई है। तो वो क्या होगा कि वो बर्फ़ जो है वो नीचे क्या होगी, वायु राशि उसके ऊपर है, तो वायु राशि का तापमान ज़्यादा है और उस स्थल का तापमान कम है। तो इस कंडीशन में वह वायु राशि क्या कहलाएगी, गर्म वायु राशि। और ये ठंडे स्थान से जो ठंडी हवाएं नीचे से उठ रही है ऊपर की तरफ, तो वो क्या करेगी, उस वायु राशि को धीरे धीरे नीचे से ठंडा कर रही है ना। तो जिस वायु राशि को नीचे से ठंडा किया जाता है वो वायु राशि कौन सी होती है, गर्म वायु राशि। तो गर्म वायु राशि के लिए वर्ड यूज़ किया गया है के। सी फॉर कोल्ड होता है, के का मतलब होता है काल्ट, KALT, काल्ट। काल्ट जो है जर्मन भाषा का एक वर्ड है, इसका मतलब कोल्ड होता है। जर्मन भाषा में कोल्ड को काल्ट बोलते हैं, तो इसलिए इसके लिए कोल्ड के लिए के यूज़ किया गया है। और दूसरा मैंने बताया कि कोई वायु राशि है, मान लीजिए कि वो ध्रुवीय प्रदेश से पैदा हुई है या वो ठंडी वायु राशि, वो आगे बढ़ते हुए भूमध्य रेखीय या किसी गर्म प्रदेश में सहारा के डेजर्ट में इन करती है। अब क्या होगा कि उसका तापमान क्या है, कम है, और सहारा डेजर्ट का तापमान क्या है, ज़्यादा है। तो इस स्थिति में वो क्या कहलाएगी कि ठंडी वायु राशि है। वो गर्म प्रदेश है, नीचे का तापमान ज़्यादा है उस स्थलीय भाग का, और जहाँ वायु राशि है वायु राशि का तापमान कम है, तो यानी कि वह वायु राशि ठंडी है, वो वायु राशि ठंडी है। और ये जो गर्म प्रदेश है इसमें से क्या हो रहा है, गर्म हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही हैं और वायु राशि के निचले भाग को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। संवहन तरंगे, संवहन धाराएं जो क्या कर रही है, इसको धीरे धीरे गर्म कर रही हैं। तो जो वायु राशि नीचे से गर्म होती है वो ठंडी वायु राशि है ना, और एक गर्म वायु राशि है। तो हमने बताया, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये W फॉर वार्म यानी कि गर्म। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई वायु राशि, कोई ठंडी वायु राशि है, वो गर्म प्रदेश में है, तो नीचे से जो गर्म हवाएं उठती हैं तो उस वायु राशि को क्या करेगी, उस वायु राशि को वो क्या कर रही है, नीचे से धीरे धीरे गर्म कर रही है। नीचे वो हवा नीचे से गर्म उठ रही है, वायु राशि ठंडी है, गर्म कर रही है। तो गर्म होने से क्या होगा, हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगेगी। वायु राशि जो है अपनी जगह जो स्थिर थी, स्टेबल थी, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से उसमें एक मैकेनिकल चेंज हो जाएगा। कुछ वायु राशि जो ठंडे जगह पर होगी वो ठंडी हवाओं की वजह से स्टेबल हो जाएगी, और जो वायु राशि गर्म जगह में घुसेगी वो क्या होगी कि गर्म संवहनी हवाओं की वजह से अनस्टेबल हो जाएगी। तो इस तरह से दो और पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक है S फॉर स्टेबल यानी कि स्थिर, और दूसरा होगा U फॉर अनस्टेबल यानी कि अस्थिर। तो ये जो है क्लासिफिकेशन का बेस है। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। T फॉर ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, P फॉर पोलर यानी कि ध्रुवीय अक्षांश के आधार पर। दूसरा है C फॉर कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, M फॉर मैरीटाइम यानी कि महासागरीय। इसका बेस क्या है, स्थलीय भाग। जो पार्ट होते हैं उसके हिसाब से जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र दो टाइप का है, स्थलीय और जलीय। उसके बाद है वायु राशि में जो यांत्रिक मैकेनिकल चेंजिंग आता है उसके बेसिस पे ये है K फॉर काल्ट और कोल्ड, और W फॉर वार्म यानी कि गर्म। अब है कि उसमें जो चेंजिंग आती है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, तो उसके बेसिस पे दो पार्ट हुए। एक है S फॉर स्टेबल यानी कि स्थिर, और U फॉर अनस्टेबल यानी कि अस्थिर। तो इन सारे बेसिस पर वायु राशियों के टोटल 16 वायु राशियों के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो 16 वायु राशियाँ कौन कौन सी है। यहाँ पर मैंने जो ये वर्गीकरण बनाया है इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या क्या है। CP किसको कहते हैं, CPK का मतलब क्या होता है, साथ ही ये CPKS क्या है, CPKU क्या है, ये भी कि MPKS क्या है, MPKU क्या है। इन सब को जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला वीडियो, और मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद, शुक्रिया।